नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सबकी सपोर्ट मुझे नई प्रेरणा देती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी पर। इस वीडियो से आप जीवन में खुशहाली और आत्मविकास के महत्वपूर्ण सबक सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। जूलियन मेंटल एक सफल वकील है जिसके पास धन, शोहरत सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं। इसी भागम भाग में उसे अदालत में दिल का दौरा पड़ता है, जो उसके लिए एक चेतावनी बन जाती है। इस घटना से समझ आता है कि जीवन की असली प्राथमिकता सेहत, मानसिक संतुलन और आत्मसंतोष है, न कि केवल पैसे की दौड़। जूलियन अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का निर्णय लेता है और हिमालय की यात्रा पर निकलता है आत्म खोज के लिए। यहाँ लेखक हमें दिखाते हैं कि कई बार हमें बड़ा झटका चाहिए होता है अपनी दिशा बदलने के लिए। इस अध्याय में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि भले ही दुनिया हमें सफल समझे, मगर असली सफलता मन की शांति और सुख है। जूलियन अब अपने अंदर की खुशी खोजने का फैसला करता है। यह पहला अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अगर हमारा शरीर और मन अस्वस्थ हैं, तो हमारा सारा बाहरी वैभव बेकार है। दिल का दौरा उसके लिए एक संकेत है कि समय आ गया है परिवर्तन का। इस वेकअप कॉल से वह समझता है कि उसे अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करना होगा। बस यहीं से शुरू होती है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी की रोमांचक यात्रा, जहां आत्म खोज और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर इंसान को अपनी असली पहचान मिलती है। यह अध्याय हमें झकझोरता है। इस भाग में जूलियन हिमालय के कठिन रास्तों पर चलते हुए एक रहस्यमयी साधु से मिलता है, जो कभी उसका परिचित था और अब एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है। यह मुलाकात दर्शाती है कि इंसान अपनी पहचान को कितना बदल सकता है जब वह सच्चे मन से आत्मिक शांति की राह चुनता है। ये साधु उसे एक गुप्त समुदाय की बात बताता है, जिन्हें सेजेस ऑफ सिवाना कहा जाता है। ये साधु भले ही ऊंची पहाड़ियों में रहते हों, पर उनकी खुशी और ऊर्जा देखने लायक है। जूलियन समझता है कि भौतिक सुखों से परे भी जीवन का एक व्यापक पक्ष है, जो भीतर की शांति से जुड़ा है। यह अध्याय हमें संकेत देता है कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक आ सकता है, जो उसे नई राह दिखाता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को खोलकर रखें, तो हमें भी सही समय पर सही गुरु मिल सकता है। यहाँ रॉबिन शर्मा यह बताने की कोशिश करते हैं कि जूलियन को साधु के रूप में जो सीख मिलेगी, वही पाठ आगे चलकर हमारी सोच को बदल देगा। असल में यह अध्याय परिचय कराता है उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जो साधु के माध्यम से जूलियन तक पहुंचती है। वह अब सचमुच तैयार है ज्ञान की इस यात्रा पर चलने के लिए। अद्भुत। अब कहानी में जूलियन का बाहरी रूपांतरण ही नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव भी दिखता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उसने वकालत की दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी सारी संपत्ति बेच डाली, जिसमें उसकी चमचमाती फरारी भी शामिल थी। इस त्याग से लेखक यह उजागर करते हैं कि भले ही भौतिक चीजें हमें कुछ वक्त के लिए खुशी दें, लेकिन असली संतुष्टि और आत्मिक खुशी अलग ही स्तर पर होती है। हिमालय पहुंचने के बाद जूलियन अपनी पुरानी सोच और आदतों से दूर हो जाता है। वहां उसे एक नया दर्शन मिलता है, जहां खुशहाली बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। यह अध्याय यह दिखाता है कि कई बार हमें जीवन की तेज रफ्तार से बाहर निकलकर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती है। जूलियन गहरे चिंतन में उतर जाता है और महसूस करता है कि पुरानी आदतों को छोड़कर ही वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। लेखक के अनुसार वास्तविक रूपांतरण तभी होता है जब हम अपनी भीतरी दुनिया को सुधारते हैं। यह अध्याय प्रेरणा देता है कि अगर हम सचमुच अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो कभी कभी बड़े त्याग का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। जूलियन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है, अपने भीतर नई रोशनी ढूंढने के लिए। त्याग हमें मुक्त भी करता है। आजादी यही है। जूलियन आखिरकार उन ऋषियों तक पहुंचता है जिन्हें सेजेस ऑफ सिवाना कहते हैं। यह एक छोटा सा समूह है जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहता है। वे भले ही भौतिक सुखों से दूर हों, लेकिन उनकी आभा और संतुष्टि देखने लायक है। यहाँ जूलियन को एहसास होता है कि सच्चा सुख सुविधाओं से नहीं, आत्मिक विकास से मिलता है। ऋषि उसे प्रेम, दया और आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व बताते हैं। वे उसे स्वीकार करते हैं और अपने गहरे रहस्यों को धीरे धीरे उजागर करते हैं। इस अध्याय से पता चलता है कि बाहरी दुनिया से कटकर भी इंसान कितना संपन्न हो सकता है अगर वह स्वयं को खोजने में लगा रहे। जूलियन को उनके बीच एक नया परिवार मिलता है, जहां कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं, बस ज्ञान की प्यास और शांति है। लेखक बताते हैं कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जो हमें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। ऋषियों ने जूलियन को दिखाया कि सरलता, जागरूकता और अनुशासन मिलकर हमें जीवंत बना देते हैं। यह अध्याय प्रेरित करता है कि इंसान सिर्फ शहरों में रहकर ही विकसित नहीं होता, बल्कि कभी कभी प्रकृति के करीब जाकर हमें असली खुद का बोध होता है। जूलियन निडर आगे बढ़ता है। इस अध्याय में जूलियन एक उत्सुक शिष्य बन जाता है, जो ऋषियों से हर बात सीखना चाहता है। वह घमंड छोड़कर पूरी विनम्रता से ज्ञान ग्रहण करने को तत्पर है। ऋषियों में से एक गुरु उसे ध्यान, आत्मसंवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण का पाठ पढ़ाने लगता है। जूलियन सवाल पूछता है, जीवन का सार क्या है, सच्ची खुशी कहां मिलेगी और मन के भटकाव को कैसे रोकें।
गुरु उसे समझाते हैं कि सभी उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन अक्सर भीड़ और शोर से भरा रहता है। यहाँ लेखक जोर देते हैं कि सच्चा शिक्षार्थी बनने के लिए जरूरी है कि हम ईगो को अलग रख दें। जूलियन धीरे धीरे यह समझ रहा है कि वकील बनकर उसने भले ही बहुत कुछ सीखा, पर भीतर का ज्ञान अभी भी अधूरा है। यह अध्याय बताता है कि जब हम विनम्रता से खुद को सीखने के लिए खोलते हैं, तब असल प्रगति शुरू होती है। गुरु जूलियन को ध्यान और आत्मचिंतन की विभिन्न तकनीकें बताते हैं, जिससे वह अपने विचारों पर काबू पा सके। लेखक कहते हैं कि यही सच्चा छात्र भाव है, जब इंसान हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहे। अंततः जूलियन को एहसास होने लगता है कि असली ज्ञान तो सरलता और शांति में छिपा है। बस गुरु जूलियन को व्यक्तिगत परिवर्तन के गहरे सूत्र बताते हैं। वे समझाते हैं कि आदतों को बदलना कोई सरल काम नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं। सिर्फ निरंतर अभ्यास, दृढ़ संकल्प और अनुशासन से हम अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं। लेखक यहाँ याद दिलाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम रोज अपने विचारों को दिशा दें, तो जीवन में सही बदलाव आ सकता है। गुरु जूलियन से कहते हैं कि उसे हर सुबह उठकर कुछ देर एकांत में बैठना चाहिए, ताकि वह अपने मन को जागरूक बना सके। नकारात्मक विचार आने पर उन्हें बदलने का प्रयास करे। यह अध्याय बताता है कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हम बड़े लक्ष्यों से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, तो अंततः मंजिल पा सकते हैं। जूलियन अपनी सुबह की आदतों में ध्यान और ग्रेटिट्यूड को शामिल करता है। लेखक कहते हैं कि जब हम बदलाव के लिए तैयार हों, तो व्यक्तिगत परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, बस जरूरत है उसे जगाने की। जूलियन की नई सोच उसके आसपास के माहौल को भी बदल देती है, क्योंकि वह अब सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। गुरु उसे देखते हैं और मुस्कुराते। गुरु एक रूपक सुनाते हैं, एक सुंदर बाग जो हमारे मन का प्रतीक है। अगर हम इस बाग में अच्छे विचारों के बीज बोएं, ध्यान और सकारात्मकता की धूप दें, तो यह फूलों से भर जाता है। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता और तनाव की घास बढ़ने दें, तो मन बिखर जाता है। लेखक समझाते हैं कि विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें चुनना है कि कौन से विचारों को पालना है और किन्हें त्यागना है। जूलियन को एहसास होता है कि वह अपने मन में नकारात्मक बातों को बहुत समय से जगह दे रहा था। अब वह इस बाग को साफ करने की प्रक्रिया शुरू करता है। हर दिन थोड़ा समय एकांत में बिताकर वह अपने विचारों को देखता है और सजग होकर नकारात्मकता को हटाने की कोशिश करता है। यह अध्याय एक सरल लेकिन गहरा संदेश देता है, मन को नियंत्रित करना सीखें, वरना मन हमें नियंत्रित करने लगेगा। लेखक बताते हैं कि खुशियों का स्रोत अंदर है, और अगर हम अपने मन रूपी बाग को संभाल लें, तो बाहर के संघर्ष में भी हम संतुलित रह सकते हैं। जूलियन इस रूपक को दिल से अपना लेता है और महसूस करता है कि उसकी विचारधारा अब नई दिशा में बढ़ रही है। इस अध्याय से पता चलता है कि एक अच्छा मन ही असली पूंजी है। चैप्टर 8। इस भाग में बात होती है अंदरूनी आग की, जिसे इच्छा शक्ति और जुनून भी कह सकते हैं। अगर यह आग बुझ जाए तो इंसान में उत्साह खो जाता है, लेकिन अगर हम इसे प्रज्वलित रखें तो तमाम चुनौतियां भी हमें रोक नहीं सकती। गुरु समझाते हैं कि हमें रोज कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें प्रेरित करे, चाहे वह संगीत हो, कोई किताब हो या सुबह की सैर। जिस तरह आग को जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा देनी होगी। साथ ही गुरु चेतावनी देते हैं कि यह आग घमंड में न बदल जाए, क्योंकि अहंकार हमारे विकास को रोक देता है। जूलियन अब समझ रहा है कि कोर्टरूम की लड़ाइयों ने उसे सफलता तो दी, पर भीतर का जोश कहीं खो गया। वह अब अपनी जिंदगी को नए अर्थ और मकसद से भरना चाहता है। लेखक बताते हैं कि हम भी अपनी रुचियों और लक्ष्यों पर फोकस करके अपनी अंदरूनी आग को जलाए रख सकते हैं। यह अध्याय समझाता है कि जुनून और अनुशासन का संतुलित मेल ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हमें कभी लगे कि जोश कम हो रहा है, तो हमें तुरंत अपने अंदर झांकना चाहिए। जूलियन इसी रहस्य को पकड़ लेता है और आगे बढ़ने में जुट जाता है। इस अध्याय में गुरु आत्म नेतृत्व की बात करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा नेतृत्व दूसरों पर हुकूमत जमाने में नहीं, बल्कि खुद को दिशा देने में है। जो इंसान अपने मन, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह कहीं भी आगे बढ़ सकता है। जूलियन को सलाह दी जाती है कि हर सुबह कुछ देर ध्यान करे, अपने उद्देश्य पर स्पष्टता रखे और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करे। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने काम को सही तरह मैनेज कर पाता है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम खुद को लीड नहीं करेंगे, तब तक बाहरी परिस्थितियां हमें इधर उधर घुमाती रहेंगी। आत्म नेतृत्व का मूल है अनुशासन। गुस्से या निराशा के पलों में ठहरकर सोचना और फिर विवेक से निर्णय लेना ही आत्म नेतृत्व है। जूलियन जान जाता है कि कोर्टरूम की बहसों में जीत से ज्यादा अहम जीत अपने भीतर पाना है। यह अध्याय बताता है कि आत्म नेतृत्व से हम रोज के छोटे और बड़े सभी फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं। लेखक का मानना है कि जितना हम स्वयं को समझते और संभालते हैं, उतना ही हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। जूलियन इस सीख पर अमल करना शुरू करता है, जिससे वह कहीं ज्यादा शांति और आत्मविश्वास महसूस करता है। अनुशासन की ताकत को और विस्तार से समझाया जाता है। गुरु बताते हैं कि महज इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए कठोर अनुशासन चाहिए।
मन आलसी होता है, पर अनुशासन हमें यही सिखाता है कि इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। लेखक सरल तरीके बताते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें रोज पूरा करें, बड़ी जिम्मेदारियों को छोटे कामों में बांटें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। जूलियन सीखता है कि जो काम जरूरी हो उसे टालना नहीं, बल्कि समय रहते करना चाहिए। अनुशासन एक तरह का सेल्फ कमिटमेंट है, जहां हम खुद से वादा करते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। इस अध्याय से पता चलता है कि जब हम अनुशासन अपनाते हैं तो हमारा माइंडसेट भी मजबूत हो जाता है। जूलियन रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या तय करता है, ध्यान करता है, सेहतमंद भोजन खाता है और फिजूल कामों पर समय बर्बाद नहीं करता। धीरे धीरे वह देखता है कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सुधर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ लक्ष्य पाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थायी खुशी का भी साधन है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा रहे होते हैं। जूलियन समझ जाता है कि सफलता और संतुष्टि के बीच का पुल अनुशासन ही है। गुरु उसकी मेहनत को देखकर उसे प्रोत्साहित करते हैं। वह प्रसन्न। इस अध्याय में समय को हमारे सबसे कीमती संसाधन के रूप में दिखाया जाता है। गुरु बताते हैं कि पैसे की कमी हम संभाल सकते हैं, लेकिन समय की कमी अपूरणीय है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को सार्थक बनाना बहुत जरूरी है। जूलियन को ध्यान आता है कि उसने अपने करियर में इतना समय लगा दिया कि परिवार और दोस्तों के साथ पल बिताना भूल गया। अब उसे एहसास होता है कि वास्तविक खुशी उन लम्हों में छिपी होती है जो हम अपनों के साथ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने दिन की प्लानिंग करें, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें और समय को छोटी छोटी चीजों में न गंवाएं। फालतू के डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से दूर करते हैं। जूलियन अब टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक अपनाता है, जिसमें वह तय कर लेता है कि किस समय क्या करना है। इससे उसे फायदा होता है, वह और भी कुशलता से अपने काम निपटाता है और उसके पास जिंदगी के आनंद लेने को भी वक्त बचता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ी पूंजी है, जिसको समझदारी से निवेश करना चाहिए। जूलियन अब अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखता है और बेकार की व्यस्तता से बचने लगा है, ताकि वह सच्चे आनंद को जी सके। जूलियन एक दिन गुरु से पूछता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, सेवा, प्रेम और आत्मबोध। सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई में योगदान देना, प्रेम का अर्थ है जीवन के हर रूप को अपनाना और आत्मबोध का अर्थ है अपने भीतर झांकना और सच्ची पहचान पाना। यह अध्याय समझाता है कि भले हम सफल हों, पर जब तक हम दूसरों की भलाई में कुछ न करें या अपने भीतर की गहराई को न समझें, तब तक अधूरे रह जाएंगे। गुरु बताते हैं कि हमें दूसरों की मदद करके असल में खुद को संतुष्टि मिलती है। सेवा का मतलब सिर्फ धन देना नहीं, बल्कि अपना समय, हुनर या स्नेह देना भी है। जूलियन को यह बात गहराई से छू जाती है, क्योंकि उसने अपने करियर में केवल जीत और पैसा कमाने पर ध्यान दिया था। अब वह सोचता है कि अपने ज्ञान और अनुभव को कैसे किसी बड़े उद्देश्य में लगाया जाए। लेखक कहते हैं कि आखिरकार जीवन का सार आत्मविकास और परोपकार के बीच संतुलन स्थापित करना है। जूलियन समझ जाता है कि बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक हम भीतर से संपन्न और दूसरों के प्रति संवेदनशील न हों। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम सब कोई ऐसे काम करें जिनसे हमारी आत्मा खिल उठे। चैप्टर 13। यह अध्याय बताता है कि असली खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज की यात्रा है। गुरु जूलियन को 4 स्तंभों का सार देते हैं: मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव। जूलियन अब पूरी तरह बदल चुका है। उसका मन शांत है, शरीर स्वस्थ है, भावनाएं स्थिर हैं और उसे अपने बड़े उद्देश्य का बोध है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा आनंद बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थायी शांति से आता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। हम अपने भीतर तलाश करें, अपनी आदतों को सुधारें, दूसरों की सहायता करें और रोज थोड़ा आगे बढ़ें। यही दिन प्रतिदिन की खुशी का राज है। जूलियन अपने शहर लौटकर अब एक बदले हुए इंसान की तरह काम करता है, जो सिर्फ मुकदमों में जीत नहीं, बल्कि जीवन की असली जीत हासिल करना चाहता है। यह अध्याय हमें भरोसा दिलाता है कि जो सीख जूलियन ने पाई, उसे हम भी अपना सकते हैं। बस हमें लगातार प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत होगी। तब हमें भी वास्तविक संतुष्टि मिल सकेगी, जो स्थायी और गहरी है। दोस्तों, यह थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की प्रेरक यात्रा। आशा है आपको इस किताब से नई सीख मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस किताब पर वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।